Hello, learners. Welcome back to my channel Learn and Grow with Ananya Mishra. Learn today, grow tomorrow. First of all, thank you so much for sharing so much love on my previous video. It means a lot. And this is the second video in my class 10 series of the Science NCERT book. The chapter being the acid, bases and salts. आई वॉन्ट टू नो कि मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ, जो पॉइंट्स मैं यूज़ करती हूँ, जो एग्जांपल्स मैं यूज़ करती हूँ, आप सबको वो समझ आ रहे हैं या नहीं. तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए कि येस, और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस तो प्लीज़ डू फील फ्री टू शेयर दैट विद मी. एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना मत भूलिए, अपने फेलो लर्नर्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. So, the chapter 2 of your class 10th NCERT is acids, bases and salts. बेसिकली हमारी पूरी दुनिया इन तीन चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है. इस पूरे वीडियो में हम क्या समझेंगे इनके बारे में, और इन रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखेंगे जो हमारी चारों तरफ रहता है थ्रू सिंपल रिएक्शंस एंड एप्लीकेशन. एंड इनका सेफ़ यूसेज क्या है फॉर डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रीज़, और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे. मेरी क्लास का मेन मोटिव यही रहता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझो. बाकी लिखने में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, उस्ताद हैं, पर पहले आप चीज़ों को अच्छे से समझिए. और मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you are good to go with all the concepts of acids, bases and salts. So let's start the video. तो बात एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट की है, तो पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर एसिड होता क्या है. व्हाट इज़ एन एसिड? तो एसिड बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी खट्टी होती हैं. अ सब्सटेंस दैट टेस्ट सावर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. तो एक लिटमस पेपर होता है विच इज़ एन इंडिकेटर. सो जब आप कोई भी एसिड उस पेपर पे डालते हैं ब्लू लिटमस में, तो वो रेड हो जाता है एंड इट न्यूट्रलाइजेज द बेस. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज एन एसिड. और एसिड का जो pH होता है वो होता है हमेशा 7 के नीचे. ठीक है, तो pH स्केल होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 14. तो 7 के नीचे वाले जितने भी वैल्यूज़ होती हैं और उनमें जो भी सब्सटेंस आते हैं वो सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं. तो ये सावर टेस्ट करते हैं एंड दे टर्न द ब्लू लिटमस इनटू रेड. Now, on the basis of their strength, they are classified into weak acid and strong acids. Weak acids वो होते हैं जो incompletely dissociate होते हैं. मतलब जब इनको हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कुछ ही हाइड्रोजन एटम्स सॉल्यूशन में रिलीज़ करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट. और वहीं अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो एक एक्वस सॉल्यूशन में ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. डिसोसिएट मतलब टूट जाते हैं, एंड ये हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से उस सॉल्यूशन में रिलीज़ कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. सो ये हमने बात की एसिड के बारे में. एक बार और आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि एसिड क्या होता है. सब्सटेंस दैट टेस्ट सावर, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड न्यूट्रलाइज बेस, that is known as an acid whose pH is always less than 7, and they are classified in weak acid and strong acid. अब बात करते हैं कि बेस क्या होते हैं. व्हाट इज़ अ बेस? तो बेस क्या होता है, ये जस्ट ऑपोजिट होता है. ये बिटर टेस्ट करता है एंड इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू एंड इट न्यूट्रलाइजेस एसिड. ओके, सो ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है एसिड के, कि ये बिटर टेस्ट करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है और एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. और दे आर जनरली सोपी इन टच, इन टेक्सचर. ठीक है, ये सोपी होते हैं, थोड़े से स्लाइमी, थोड़े से फिसलने वाले होते हैं. एंड pH इनका क्या होता है, 7 के अबव वैल्यूज़ जितनी भी होती हैं वो सारे क्या होते हैं, बेसिस होते हैं. अगेन इनको भी हम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में क्लासीफाई करते हैं. वीक बेस अगेन वाटर में ये डिसोसिएट इनकम्प्लीटली होते हैं, और ये जब डिसोसिएट होते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करते हैं, क्योंकि इनमें OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है. और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं
वीक बेस का एग्जाम्पल हो गया आपका अमोनिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया हमारा बेस के बारे में नॉलेज। हमने पढ़ा एसिड क्या होता है और अब हमने पढ़ा बेस क्या होता है। अब हम आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। कंपैरिजन है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, टेस्ट, टच एंड सॉल्युबिलिटी। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि कलर के मामले में अगर हम देखें तो एसिड्स, मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वेयर एज ऑर्गेनिक एसिड्स आर वाइट कलर्ड सॉलिड्स, वेयर एज बेसिस आर कलरलेस एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आयरन एंड कॉपर। टेस्ट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो सावर होते हैं एंड बेसिस आर बिटर। टच अगर हम देखें तो एसिड्स का टच इज़ नॉट आइडेंटिफाइबल बिकॉज इट्स रिस्की, वाइल बेसिस आर लिटिल बिट स्लिपरी। एंड सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो एसिड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड बेसिस, कुछ बेसिस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं और उनको हम टर्म करते हैं एल्कलीज, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसके बारे में हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। इसमें आता है आपका एसिड और बेस के साथ रिएक्शन मेटल्स का, मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ, मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन बेसिस के साथ, एंड देन लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट इज़ द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। तो ये एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम सेपरेटली आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें जो प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो बहुत 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 ध्यान से इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स एंड बेसिस का रिएक्शन मेटल्स के साथ। तो पहले हम देखते हैं एसिड को। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसका एक कंपाउंड यानी कि एक सॉल्ट बनाता है और साथ में रिलीज़ होती है हाइड्रोजन गैस। So if you see the reaction that I have mentioned, if there is magnesium which reacts with hydrochloric acid and forms magnesium chloride, which is a salt, and the gas hydrogen is released. So the metal in this reaction displaces hydrogen atoms from the acids as H2 gas, hydrogen gas, and forms a compound called a salt. Similarly with base, the alkalis, bases that are soluble in water, react with metals to form the salt, which is which you can see on the screen, and hydrogen gas is produced or released in this reaction. So always when acids and bases react with metals, the hydrogen gas is produced. That's the significant observation in these kind of reactions. Now if we see the reaction of metal carbonates or bicarbonates with acid, if you see on the screen, whenever the metal carbonates or bicarbonates they react with acid, always and always there is a production of salt, carbon dioxide and water. Okay, so if you see the reaction, I have shown two reactions, one is with carbonate and one is with hydrogen bicarbonate. So when sodium carbonate reacts with hydrochloric acid, salt plus carbon dioxide plus water is produced, and when sodium bicarbonate is reacted with hydrochloric acid, again salt plus carbon dioxide plus water is produced. ध्यान देने की बात यह है कि बेसिस जो है वो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, ये टेस्ट करने का तरीका है कि हम इसको लाइम वाटर में पास कराते हैं, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड दैट शोज़ दैट कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। ये एक्टिविटी हमारे एनसीईआरटी में है। कौन सी एक्टिविटी है, जो भी बच्चा ये मुझे बताएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं किस एक्टिविटी की बात कर रही हूँ। तो अब इसके बाद हम जानते हैं द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स।
तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कैल्शियम ऑक्साइड का, जो कि एक बेस है और वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनाता है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर विच इज़ अ सॉल्ट एंड वाटर। सो इसमें आपका सेट रूल है कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं, व्हेन एनी एसिड और बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। Whereas when non-metal oxide react with bases, now we have to understand कि जो metallic oxides होते हैं वो हमेशा acid के साथ react करते हैं, क्योंकि metallic oxide कैसे होते हैं, basic होते हैं नेचर में। Whereas जो non-metal oxides होते हैं वो acidic होते हैं नेचर में, इसलिए वो हमेशा base के साथ react करते हैं। Again they neutralize each other with the resulting respective salt and water are produced। तो यहाँ पर मैंने NaOH जो कि एक बेस है उसको रिएक्ट कराया है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये फॉर्म हुआ है क्या, Na2CO3 प्लस आपका H2O। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये फॉर्म हो गया सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और बेस हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट फॉर्म्ड सॉल्ट एंड वाटर। अब बात करें अगर हमारी जो हमने अभी तक बात किया कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों रिएक्ट होकर क्या हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, सॉल्ट बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। वाटर क्या है, वो एक न्यूट्रल आपका प्रोडक्ट है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेयर एंड a strong acid and a strong base react together to form salt and water। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है NaOH एंड HCl का, जो फॉर्म करता है NaCl प्लस वाटर। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं व्हाट आर एल्कलीज। ठीक है, तो एल्कली एक बेस होता है जो कि वाटर में डिज़ोल्व होता है। अब नॉट ऑल बेसेस डिज़ोल्व इन वाटर, बट जो बेसेस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली, एल्कलाई, आप जो भी बोलना चाहो। दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव। ठीक है, सोपी टू टच मतलब जैसे सोप को आप टच करते हो तो हल्का स्लिपरी आपको लगता है, सो वो वही टेक्सचर का होता है, और टेस्ट में बिटर होता है, एंड इट्स कोरोसिव इन नेचर। और इनका pH कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है। एन एग्जाम्पल इज़ NaOH एंड KOH। प्रॉपर्टीज़ एल्कलीज की क्या होती है, दे सॉफ्ट होते हैं, लो डेंसिटी के होते हैं, इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। दे रिएक्ट ईजिली विद हैलोजेंस, हैलोजेंस यानी क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारे आपके हैलोजेंस होते हैं, एंड दे कैन बी स्टोर्ड इन मिनरल ऑयल सॉल्यूशंस। Now it's a very important topic, that is dilution of acid। अब एसिड के साथ हमें लैब में हमेशा इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं टीचर के या लैब इंस्ट्रक्टर के कि बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये इनके साथ जो रिएक्शन होता है दैट इज़ वेरी एक्सोथर्मिक, यू नो, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। सो प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज़ ऑलवेज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो everyone advises that care must be taken while mixing both of them। अब इसलिए हमेशा कहा जाता है कि वाटर में हम एसिड को धीरे धीरे डालें, ना कि वाटर को एसिड में डालें। अगर हम वाटर को एक कंसनट्रेटेड एसिड में डालते हैं तो हीट जनरेट होती है, और उसकी वजह से क्या होगा कि मिक्सचर जो है वो स्प्लैश करेगा आपके ऊपर, एंड इट मे कॉज यू बर्न्स। तो इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि वाटर नीचे हो और आप उसमें धीरे धीरे एसिड डालें, नेवर वाटर टू एसिड। होता ये है कि जब आप एक एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनके कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीज़ करते हैं। एसिड में हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, अब डाइल्यूशन हो रहा है जब आप एसिड और बेस को वाटर में डालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप ये करें तो हमेशा एसिड को वाटर में डालें, ना कि वाटर को एसिड में।
अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो कुछ इंडिकेट करें। और एसिड और बेस के केस में वो इंडिकेटर्स होते हैं जो सब्सटेंस जो एसिड या बेस बताए कि ये एसिडिक है या बेसिक है बाय चेंजिंग देयर कलर्स। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। वन इज़ नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड थर्ड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो आप डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन करते हो, जैसे कि लिटमस और टर्मरिक यानी हल्दी। सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो सिंथेसाइज किए जाते हैं लेबोरेटरी में एंड दे आर आर्टिफिशियल, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलिन। आप जाते होगे लैब में तो आप देखते होगे छोटी छोटी बॉटल्स में आपके इंडिकेटर्स रहते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में आप डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करते हो। देन थर्ड इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनका ओडर चेंज हो जाता है एज सुन एज यू ऐड इट इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, जैसे कि वनीला और अनियन। ठीक है, तो इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। pH, द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब pH जो है जिसको हम मेजर करते हैं कि लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होगा, इक्वल टू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, मोर देन 7 है तो वो बेसिक होगा या अल्कलाइन होगा। pH scale was actually developed to measure the concentration of hydrogen ions in a solution. Now pH में P stands for potens in German, that means power. तो pH स्केल जो है वो अगर आप देखें स्क्रीन पे तो 0 से 14 तक आपका स्केल होता है। 0 इज़ रेड इन कलर एंड 14 इज़ पर्पल इन कलर। और न्यूट्रल सोल्यूशन का pH जो होता है वो 7 होता है। अगर वैल्यू 7 से लेस है, 0 to 6 है, तो दैट इज़ योर एसिडिक सोल्यूशन। और अगर वैल्यूज़ 8 to 14 है तो वो हमारा होता है बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम देखें कि लेस देन 7 है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा है। और अगर 7 है दैट मीन्स कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। और अगर सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है दैट मीन्स द सोल्यूशन इज़ बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर। सो ये हम यूजुअली मेजर यूज़ करते हैं टू टेस्ट द स्केल ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। कुछ चीज़ों के pH स्केल मैं आप लोग को यहाँ डिस्प्ले पे दे रही हूँ। इफ़ यू वांट टू सी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो कि कुछ चीज़ों के मैंने आपको pH लेवल्स दे रखे हैं कि किसका कितना pH होता है। यू कैन वेरी वेल सी इट। अब एवरीडे लाइफ में हम pH के अगर एग्जाम्पल देखें तो पहले देखते हैं कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स pH सेंसिटिव होते हैं। हमारी जो बॉडी होती है वो एक सर्टेन pH रेंज में काम करती है विच इज़ 7 to 7.8। तो अगर हल्का सा भी चेंज होता है pH में तो वो हमारी बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करता है। ठीक है, कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म दे ऑल्सो प्लांट्स और एनिमल्स भी बहुत ही नैरो pH रेंज के अंदर सर्वाइव करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा pH हो जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा कि जब रेन वाटर का pH जो होता है वो 5.6 से कम हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एसिड रेन एंड इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो वो आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है एंड दैट्स हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड। अब एसिड रेन क्या करता है, वो आपके जो रिवर वाटर का pH होता है उसको लोअर कर देता है, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से जो उसमें फ़िश हैं या फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए ये जो आपका pH है हमारे एवरीडे लाइफ में मैटर करता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट pH इन एवरीडे लाइफ। अब है इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ व्हाट शुड बी द pH ऑफ सॉइल इन द बैकयार्ड, या बेसिकली व्हाट शुड बी द pH ऑफ सॉइल। तो प्लांट्स जो हैं उनके भी ग्रोथ के लिए देयर हैज़ टू बी अ स्पेसिफिक pH रेंज। जो ऑप्टिमम रेंज होती है वो होती है 5.5 से 7। तो सॉइल ना ज़्यादा अल्कलाइन होनी चाहिए ना ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए फॉर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब इसमें भी अगर चेंज होता है तो दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो अफेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी अफेक्ट हो जाता है। एसिडिक सॉइल होगी तो क्या होगा, व्हेन द सॉइल pH इज़ लेस देन 5.5 एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर इन हाई सोल्यूट फॉर्म, तो इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होगी। एज ए रिजल्ट जो प्लांट रूट ग्रोथ है वो भी अफेक्ट होगा और प्लांट जो है वो अनहेल्दी होगा। अगर 7 से ज़्यादा है यानी बेसिक है तो इससे
अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है वो कम हो जाएगी और प्लांट्स जो हैं ऐसे में जो ग्रो करेंगे वो काफ़ी वीक और स्पिंडली होंगे, यानी कि उनकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही कम होगी। तो उनका ऑप्टिमम रेंज होता है 5.5 से 7, देन दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल कंडीशन ऑफ सॉइल। अगेन नाउ व्हाट इज़ द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पीएच का बहुत रोल होता है हमारी बॉडी फंक्शन में भी। तो हमारे स्टमक में हम जानते हैं कि HCl प्रोड्यूस होता है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अब क्या होता है, कभी कभी हम बहुत ऑयली और स्पाइसी फूड अगर खा लेते हैं तो हमें इंडाइजेशन हो जाता है और वही एसिड जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से हमें पेट दर्द और इरिटेशन और थ्रोट में जलन होती है। तो गेट रिड ऑफ दैट पेन पीपल यूज़ बेसिस कॉल एंटासिड, जैसे हम डाइजीन, जेलोसिल, ये सब चीज़ें लेते हैं टू टोन डाउन। क्योंकि क्या होगा, एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, आप बेस डालोगे तो टोन डाउन होके वो सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिमेंबर हमने बताया था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो इसमें हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया इज़ यूज्ड। Now, is pH change also responsible for tooth decay? टूथ डिके कब शुरू हो जाता है? जब हमारे माउथ का pH जो है वो 5.5 से नीचे हो जाता है। अब हम जानते हैं कि हमारी टूथ के ऊपर एक कोटिंग होती है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनी होती है, विच इज़ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। और हम ये भी जानते हैं कि इनामल जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो ये कोरोड हो जाता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी कोरोड हो जाता है जब हमारे पीएच, माउथ का पीएच जो है वो 5.5 से नीचे हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं और कुछ अगर प्रॉपरली हमने रिंस नहीं किया है, ब्रश नहीं किया है खाना खाने के बाद, तो जो बचे हुए फूड पार्टिकल्स हैं उनमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं और वो बैक्टीरिया एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं और वही एसिड जो होते हैं हमारे दांतों को ख़राब करते हैं। ठीक है, तो बेस्ट वे होता है कि हम एक बेसिक टूथपेस्ट लें और अपने माउथ को क्लीन रखें खाना खाने के बाद, और सुबह जो हम ब्रश करते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि इस तरह की कोई भी कंडीशन हमारे साथ ना हो। Now there is also some self defense by animals and plants through chemical warfare। जैसे बीटल लीव्स होती हैं, उनमें एक एसिड होता है जो कि पेन और इरिटेशन कॉज करता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ माइल्ड बेस अगर लगा लें, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, जहाँ पर स्टिंग किया है तो हमें रिलीफ मिलता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक बेस लगा लेते हैं जो कि उसको, जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, हमें रिलीफ मिलता है। सो केमिकल वॉरफेयर इज़ अ नेचुरल वे एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। ओके, so this was all about the self defense by animals and plants through chemical warfare। अब ये कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, उनके जो नाम हैं, जो केमिकल नेम्स हैं, वो मैंने आपको एक लिस्ट में दे दिया है। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब हमने इतनी बात कर ली, सॉल्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, क्या होता है ये सॉल्ट? तो द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन एडिशन टू वाटर व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड सॉल्ट एंड दे जनरली शो न्यूट्रल बिहेवियर। इनका पीएच होता है 7। अब दे कैन बी क्लासिफाइड अगेन इनटू 2 टाइप्स। एसिडिक सॉल्ट, दे आर फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय अ मेटल, जैसे कि आपका NH4Cl या आयरन Cl2। तो इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है कोई स्ट्रॉन्ग मेटल, जिसने स्ट्रॉन्ग मेटल को ने हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके अपना एक सॉल्ट बना लिया। whereas basic salt are formed by the partial replacement of hydroxide ions of a base with an acid। जैसे यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसने सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाया है, एंड सिमिलर इज विद कैल्शियम। Now properties of salts. Salts are ionic compounds with certain physical properties that we'll see. Salts may show acidic, basic और neutral behavior depending upon कि वो किस चीज़ के साथ react किए हैं, whether acid or base
ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस भी हमने पढ़ा हो तो उसमें सॉल्ट सोल्यूशन ही होता है, so that is why it conducts electricity also. They are crystalline solids, they are hard crystalline and they are non volatile in nature, ठीक है। they cannot evaporate. They have high melting points and boiling points and they are insoluble in organic solvents. Now one of the very famous salt is your common salt जो हम रोज़ घरों में यूज़ करते हैं, that is NaCl. Now NaCl is your what you call as sodium chloride. It is formed by the combination of HCl and sodium hydroxide, the very famous neutralization reaction. अब इनके यूजेस क्या होते हैं, एक तो हमारे घरों में यूज़ होता है, देन इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. ना इट्स अ मेजर रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस केमिकल जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट्स अ वाइडली यूज्ड केमिकल इन आर. देन देर इज़ कॉस्टिक सोडा, दैट इज़ NaOH, ठीक है। इनका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, और इनको आम भाषा में हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा. नाउ दीज आर प्रिपेयर्ड बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. ब्राइन मैंने बताया था कि एक्वस NaCl सोल्यूशन होता है, तभी वो कंडक्टिव होता है क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व होता है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, NaCl सोल्यूशन का, एक्वस सोल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो NaOH प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है. तो इस प्रोसेस में हाइड्रोजन और क्लोरीन भी प्रोड्यूस होता है और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस होता है. इसका यूजेस होते हैं कि हम इसको सोप और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, पेपर और पल्प इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल एंड रेयॉन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, और ऑल्सो इन डिग्रीजिंग एंड क्लीनिंग मेटल्स में भी यूज़ करते हैं. इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. नेक्स्ट इज़ योर ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्लीनिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2. एंड इसको प्रिपेयर करने के लिए हम ड्राई स्लेट लाइम में क्लोरीन गैस को पास कराते हैं. ड्राई स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस उसमें हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CaOCl2, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, एंड वाटर इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस. नाउ ब्लीचिंग पाउडर रिलीजेस क्लोरीन जो कि डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को किल करता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, स्टेरिलाइजिंग स्विमिंग पूल्स, एंड यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो ब्लीचिंग कॉटन and linen. So this was a product of salt, that is bleaching powder and caustic soda. Now last is your plaster of Paris, that is calcium sulfate hemihydrate. Now calcium sulfate hemihydrate का chemical formula as you can see on your screen is CaSO4 into half H2O. इसको प्रिपेयर किया जाता है जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस टू लूज़ द वाटर मॉलिक्यूल. अब जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O. जब हम उसको हीट करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाता है, वी लूज़ 3.5 H2O and what we get is the plaster of Paris, that is calcium sulfate hemihydrate. अब इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू सपोर्ट द फ्रैक्चर्ड बोन्स. क्यों? क्योंकि जब हम इसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो ये एक हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसका यूज़ हम फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. ऑल्सो यूज फॉर making toys, it is used for making materials for decoration and for making surfaces smooth. तो हम सभी ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सुना होगा, बट आज हमने जाना कि उसका केमिकल नेचर क्या होता है. नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो के एंड में देती हूँ. नाउ क्विकली पॉज द वीडियो एंड ये सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करो एंड सॉल्व इट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और मुझे इनके सारे आंसर्स अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर चाहिए. सो ट्राई दीज क्वेश्चंस बिफोर चेकिंग द आंसर्स. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. होप यू हैव अंडरस्टूड.
द चैप्टर? इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, क्योंकि ये मुझे इनक्रेज करता है कि मैं और ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।